तो फिर हम अपनी शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हमारे साथ हमारे साथी जुड़ते रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अरविंद जी, सीमा मैम, आप सभी लोगों का, खासकर भारत स्वाभिमान संघ का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने अपने व्यक्तित्व को आपके सामने, अपनी बातों को आप सबके सामने प्रकट कर पाऊँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो मुझे आज के डेट में जो टॉपिक दिया गया है, जिस पे मुझे बोलने को कहा गया है, वो ये है कि एक सफल विद्यार्थी की दिनचर्या। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी कभी सफल, मतलब हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि विद्यार्थी कब सफल है। विद्यार्थी अपने जीवन भर विद्या से जुड़ा रहता है, वह हमेशा शिक्षा के इस मार्ग पे चलता रहता है और निरंतर उसे उसमें पढ़ना है, निरंतर उसे उस पथ पर ही आगे बढ़ना है। तो ये कहना बड़ा दुर्गम है कि कोई छात्र सफल हो गया या कोई विद्यार्थी अब सफल है। तो हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस बड़े मंच पे भी अपनी व्यक्तित्व को, अपनी बातों को यहाँ पे रख पाऊँ आप सबके सामने, मगर मैं जितना भी मैं समझ पाता हूँ मैं आप सबके सामने अपनी बातों को शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो दिनचर्या की है वो मैं आप सभी के सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम दुर्गेश कुमार त्रिपाठी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय मेधावी छात्र परिषद का अध्यक्ष था। साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में एक मेडल मिलता है जो बेस्ट स्टूडेंट को मिलता है पूरे विश्वविद्यालय से, करीब 2.5 लाख छात्रों के बीच में चांसलर्स गोल्ड मेडल मुझे वो मिला है। और मेरा ये बड़ी ही विचित्र बात है कि मैं बचपन से एक स्पोर्ट्समैन था। मैंने बचपन से ही खेल में अपना रुझान हमेशा रखा है, हमेशा स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिव रहा था। मैं ताइक्वांडो खेला है मैंने, राइफल शूटिंग में मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं एकेडमिक सेक्शन में मेरे को ये मौका मिला कि मैं मतलब अपने विश्वविद्यालय के स्तर पे और इवन अभी तो यूपी स्तर पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्समैन ही रहा हूँ बचपन से। स्पोर्ट्स के सेक्टर में मैंने जितनी भी अचीवमेंट छोटी मोटी ली थी वो उसी में ली थी। अब आते हैं हम दिनचर्या के बारे में। तो मैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत हमेशा रात से करना चाहूँगा कि हम जब भी रात को सोते हैं, जो मैंने पर्सनली हमेशा फॉलो किया है, जब मैं एक स्पोर्ट्समैन भी था या इवन अभी भी हूँ, स्पोर्ट्समैन तो खैर इंसान जीवन भर रहता है, तो मैं जब भी स्पोर्ट्समैन भी थे हम लोग, तो हम रात को ही अपना डिसाइड कर लेते थे कि हमें मॉर्निंग में क्या करना है। हम अपने टाइम शेड्यूल को रात को ही डिसाइड करते थे कि आज मॉर्निंग में हमें क्या क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में यूथ को भी इस बात को समझना कि वो रात को ही इस बात को डिसाइड करें कि अगले दिन के मेरे टारगेट्स क्या हैं, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या क्या काम करना है। एक छोटी सी डायरी मेंटेन की जाए, उसमें हम नोट डाउन करें कि अगले दिन सुबह मुझे ये काम करने हैं। इससे होता ही है, अगले दिन शुरुआत जब आप करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे काम होते हैं करने के लिए, जिसके लिए आपको अलग से अपना समय जो है वो वेस्ट नहीं करना पड़ता है। इसको बड़ी आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि अगले दिन के काम को पिछली रात को ही आप ख़त्म कर दीजिए। पिछली ही रात को आपने अगले दिन के सारे कामों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपने नोट डाउन कर लिया है कि आपको करना क्या क्या है। इसके बाद जैसे ही आप सुबह सो के उठें, जो पर्सनली काम मैं भी करता हूँ, वो यही है कि जैसे आप सो के उठें करीब 5 मिनट आप एकदम मौन रहें, एकदम शांत रहें, अपनी आंखें बंद करके एकदम शांत मुद्रा में बैठें, कुछ भी ना सोचें। सुबह सो के उठें, आपने अपने हाथ को रब किया, आंखों पे लगाया, एंड करीब 5 मिनट एकदम शांत बैठे हुए हैं। उससे होता यह है कि आपका दिमाग उस जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है वो मॉर्निंग के टाइम पे ही होता है, क्योंकि उसने करीब 6 से 8 घंटे तक का रेस्ट लिया होता है। और उस दिमाग में एकदम शांति के साथ आप फिर अपने शेड्यूल्स को सोचते हो कि अब मुझे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में मॉर्निंग में ही उन 5-7 मिनट के अंदर ही आ जाती है। आप सबसे पहले उठें, आप 5 मिनट एकदम मौन अपने बेड पे रहिए। उसके बाद अपने टारगेट्स को हमेशा बहुत छोटा छोटा बनाइए। हम सबसे गलती ये होती है, जब भी हम अपना समय सारणी बनाते हैं, जब भी हम अपने टाइम टेबल बनाते हैं, जब भी हम अपनी दिनचर्या सोचते हैं, तो हम अपने आप को टास्क बहुत बड़े बड़े दे देते हैं। बड़े टास्क के साथ नुकसान यही है कि जब हम अपने को टास्क बढ़ा देते हैं और उस टास्क को हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसके एवज में हमें क्या मिलता है, रिग्रेट मिलती है कि यार मैंने सोचा था कि आज मॉर्निंग में उठ के मैं करीब 2.5 घंटे वर्कआउट करूँगा या फलाना काम करूँगा, और वो मैं नहीं कर पाया। तो उसके बदले हमें रिग्रेट आता है अंदर से, और वो रिग्रेट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत लो करता है। तो अपने टारगेट्स को बहुत छोटा रखें आप मॉर्निंग में। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में उठें,
आपने ये अपना टारगेट रखा है। डिफेंस में हमेशा इस बात पे जोर दिया जाता है कि आप जैसे ही सो के उठें, सबसे पहले आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप जिस बिस्तर से उठें उस बिस्तर को आपने एकदम बढ़िया से सेट कर दिया, बिस्तर बहुत सुंदर आपने लगा दिया। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपने अपना बिस्तर लगा दिया, आपके अंदर पहला कॉन्फिडेंस आ गया कि आपने टास्क नंबर 1 अपने दिन का कंप्लीट कर लिया। ये हर दिन आपका पहला टास्क है कि मेरे को अपने बिस्तर को एकदम बढ़िया कर देना है सो के उठते ही। तो आपका टास्क नंबर 1 कंप्लीट, आपका बिस्तर सही हो गया। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आपने अपने बिस्तर को लगा लिया तो आप कभी नोटिस करिएगा, सुबह सुबह आप सो के उठें, आपने बिस्तर को एकदम बढ़िया कर दिया, तो आपको तुरंत जाके उस पर दोबारा सा लेटने को मन नहीं करेगा। हम सभी यूथ के साथ एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो हम दोबारा सोने ज़रूर जाते हैं। तो जब आपका बिस्तर एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होगा तो आप दोबारा उस पर से सोने कभी नहीं जाएंगे। आप अपने टेबल पे बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे या बाकी की चीज़ें करेंगे। दूसरी रिक्वेस्ट मैं सभी से ये करना चाहूँगा कि मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें। मे भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस बात से वाकिफ़ ना रखते हों, जिन्हें लगता हो कि यार ये कैसी बात है, हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम यूथ हैं, हमारे टाइम टेबल में है कि सुबह उठे और द हिंदू पढ़ना ही पढ़ना है, द हिंदू नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन कैसे होगा। बट आप आज की डेट में भारत या विश्व की किसी भी पत्रिका, किसी भी समाचार पत्र को उठाएं, वह सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ से भरा होता है, सिर्फ नकारात्मक समाचार भरे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाचार ना पढ़िए, आप मैगजीन्स ना पढ़िए, तो आप अप टू डेट कैसे रहेंगे आप अगर आप इसे पढ़ेंगे नहीं तो। मगर मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप मॉर्निंग के जो शुरुआत के 4-5 घंटे हैं उस पर न्यूज़पेपर कतई ना पढ़ें। क्योंकि अगर आप सुबह सो के उठें और सुबह सो के उठते ही आपने 4-5 नेगेटिव न्यूज़ देखें कि फ़लाना कास्ट क्रेड की प्रॉब्लम चल रही है या कलर्स की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे भी हम यूएस में देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में शुरुआत से ही सुबह सुबह से ही ना नेगेटिविटी आती है। तो सुबह मॉर्निंग के 4 घंटे हम डिसाइड कर लें, हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मैगज़ीन या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे मॉर्निंग के टाइम। प्लस हम सब आजकल एडिक्ट हो गए हैं, मॉर्निंग उठते ही हम अपनी दीवार पे टंगी हुई घड़ी को नहीं देखते हैं, हम सुबह समय देखने के लिए भी अपने मोबाइल को देखते हैं। और जब हम अपने मोबाइल को देखते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन में करीब 25 मैसेजेस सुबह सो के उठते ही पड़े हैं, फेसबुक पे कुछ पोस्ट पड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, ट्विटर्स पे ट्वीट पड़े हुए हैं। इससे होता यह है कि आप सुबह बिस्तर से उठे नहीं, आपको एक और आर्टिफिशियल टास्क आपको खुद से मिल गया कि यार अब मेरे को व्हाट्सएप पढ़ना है, फिर मैं ट्विटर देख रहा हूँ, फिर मैं फेसबुक देख रहा हूँ। एंड आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 90% केसेस में इसमें भी नेगेटिव न्यूज़ ही मिलती हैं। कुछ लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं सुबह सो के उठूँगा, मेरे को फलाने ने गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, या स्टेटस नहीं लगे मेरे, या मेरे पोस्ट पे किसी के कमेंट नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से भी, मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैं आज इसी की मदद से आप सबके समक्ष बैठा हूँ, मैं अपनी बातों को साझा कर पा रहा हूँ। मगर इसी मोबाइल फ़ोन का ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है कि सुबह सुबह सो के उठते ही शुरुआत के 3-4 घंटे हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस सोशल मीडिया के नाम पे वेस्ट कर देते हैं। हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अलग अलग चीज़ों पे सुबह के 2-4 घंटे अपने निकाल देते हैं, और सोशल मीडिया डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसा होगा। आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, सोशल मीडिया डिसाइड करता है। यदि आपके 4 फ्रेंड्स ने आपको कुछ बोल दिया या कोई कमेंट आ गया, आपके किसी फ़ोटोज़ पे भी आजकल यूथ के मन में बड़ा है कि यार मेरे फ़ोटो पे देखो किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उसकी वजह से भी आप अपने दिन को गलत मान लेते हैं कि अरे यार आज का तो दिन ही ख़राब है। तो ये हमारे हाथ में है। तो एक ये भी रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग में सुबह उठते ही आप मोबाइल फ़ोन और इससे न्यूज़पेपर, इन 2 चीज़ों से आप बिल्कुल ही दूर रहें। सुबह उठें, आप साइलेंस में रहें। दूसरी हम कोशिश ये करेंगे कि हम एफर्मेशन की करें मॉर्निंग में उठते ही, यानी कि खुद से सकारात्मक बातें करें। बिलीव मी, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप खुद से पॉजिटिव बातें करिए। जैसे आप में से अगर कोई डिफेंस की तैयारी करता है तो आप सुबह उठें और खुद से बोलें कि हाँ आई विल बिकम अ वेरी गुड ऑफिसर, मैं अपनी एसएसबी क्लियर कर सकता हूँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, या मैं बहुत अच्छे नंबरों से जिस भी आपको एग्ज़ाम देना है, आपको हाई स्कूल, इंटर, किसी का भी एग्ज़ाम देना है, आप सुबह उठ के इस बात को बोलें कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से अपना हाई स्कूल पास करूँगा, मैं बहुत अच्छे नंबरों से अपना इंटर पास करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, मैं साइंस में टॉप करूँगा, मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, मैं बेस्ट हूँ। ऐसी कुछ बातें आप सुबह उठिए और खुद से बोलिए। बिलीव मी, इससे इतना आपके अंदर सुबह उठते ही जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो आपके दिन भर आपके काम आता है, एक बेहतरीन नाश्ते से भी ज़्यादा जो आपको ताकत देगा वो सिर्फ ये चीज़ देती है
कि आप अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचें, बहुत अच्छा बोलें अपने आप को, क्योंकि जो समाज ऐसा है, जब आप घर से निकलेंगे आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, कॉलेज मेट्स, कहीं ना कहीं हर कोई आपको दिन भर क्रिटिसाइज़ करता है या आपको इस इन्वायरमेंट से गुजरना पड़ता है। तो मॉर्निंग की शुरुआत अगर हमारे हाथ में है तो क्यों ना हम खुद को पॉजिटिव बोलें, खुद को अच्छा बोलें और इससे हम अपनी शुरुआत करें। इसके बाद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप खुद को अच्छा बोलें, लाइक आई एम द बेस्ट, आई विल सेलेक्ट इन XYZ, जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, उसको विजुअलाइजेशन करना उसका बहुत ज़रूरी है। उस दृश्य को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी आंखें बंद की और आपको दिख रहा है कि आप IAS बन रहे हैं या आप IPS बन रहे हैं, आपने IPS की वर्दी पहनी है। ये दृश्य सुबह सुबह देखना, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप खुद को देख रहे हैं कि मैं बहुत बेहतरीन बड़ी सी कार से उतर रहा हूँ, बहुत पैसे कमा रहा हूँ अपने बिजनेस में, सोशल वर्क करना चाहते हैं, आप उसमें सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़े पैमाने पे अपना काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप इसका विजुअलाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं और इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है जब आपने वो चीज़ें देखनी स्टार्ट कर दी। जब एंड ये एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये बात कही भी है कि अगर आप सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में डालें तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत 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 पड़ता है। अगर आपने ये सोच लिया, अगर मान लीजिए कि आप में हम में से किसी को भी आर्मी का ऑफिसर बनना है या सिविल सर्वेंट बनना है, सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि आप उसकी तरह जीना शुरू कर दें। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है तो आई एम नॉट अलाउड टू कि मैं बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखूँ, मेरे बड़े बड़े बाल हों, ये मेरे अंदर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं कोशिश किस चीज़ की कर रहा हूँ कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपके दिनचर्या में ही वो डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आपकी दिनचर्या में वो चीज़ें होनी चाहिए जो एक बिजनेसमैन करता है, आप उसी तरह से खाएं। आप फॉक से खाने की शुरुआत करें, आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने अंदर चेंज लाएं। जिस दिन आप ये सोचें कि आपको फलानी कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है या आपको डिफेंस में जाना है, आप उस दिन से आप डिफेंस के ऑफिसर्स को देखें, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जीते हैं, आप उन चीज़ों को कॉपी करें। इन छोटी छोटी चीज़ों से ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इसका जो है इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। सीमा मैम ने पूछा है, आर यू फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड? जी मैम, मेरे पिताजी डिफेंस में थे, मेरे भाई साहब डिफेंस में हैं, ये मेरी तीसरी जनरेशन है जो डिफेंस में है। और मैंने भी डिफेंस की तैयारी की थी। मेरे कान में जो मेरे एयर ड्रम्स हैं वो टच थे तो मैं मेडिकल आउट हो गया, अदरवाइज़ मैं CDS के थ्रू मैं भी रिकमेंडेड हूँ। तो डिफेंस में से इस वजह से काफ़ी जुड़ाव रहा है मेरा। और डिफेंस की बात पे ये भी बात आती है कि अगर आपको जब भी हम बात करते हैं दिनचर्या की तो डिसिप्लिन का एक बहुत बहुत ही बड़ा रोल है। हालांकि अभी हम इन 3 चीज़ों पे आए थे कि हमें विजुअलाइजेशन करना है, हमें साइलेंट रहना है, अफर्मेशन की हमने बात की। अब इसके बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप सुबह सो के उठें तो आप एक्सरसाइज करें। अच्छा, एक्सरसाइज से हम क्या समझते हैं कि एक्सरसाइज मतलब कि मैं जिम जाऊं या किसी बड़े से ग्राउंड में जाऊं, वहाँ 2-3 घंटे जाके वर्कआउट करूं। कभी भी आप इतना वर्कआउट ना करें, खासकर मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, आप इतना वर्कआउट ना करें कि उस वर्कआउट के बाद आपको एक अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आप अलग से उसके लिए खुराक ले रहे हैं। आप वर्कआउट करके आते हैं, आप अपने घर में ये बात बोलें कि अरे मम्मी मैं तो अभी जिम से आ रहा हूँ, मैं अभी थक गया हूँ, मेरे को आराम करना है। तो जो आपकी लाइफ की जो मेन चीज़ें हैं, यानी कि आपको जो पढ़ाई करनी है या आपको किसी और फील्ड में आगे बढ़ना है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर आपका एम ही है कि आपको एक जिम वाली फील्ड में जाना है, आपको बॉडी बिल्डर बनना है, तो आप करिए, आप बेशक खूब पसीने बहाइए। मगर अगर सिर्फ हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमें सिर्फ इतनी एक्सरसाइज करनी है कि लाइक आई फील बेटर, कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, अपनी शरीर थोड़ी हल्की लग रही है, थोड़ा बहुत आपने व्यायाम किया, योगा किया, मेडिटेशन किया, इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बट साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इतनी एक्सरसाइज ना करें कि एक्सरसाइज के बाद आपको फिर से रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाए। एक और इसके बाद मॉर्निंग की जो है आपकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपका पूरा दिन आप निर्धारित करते हैं सिर्फ अपने सुबह से कि आपकी सुबह कैसे जाती है। तो सुबह हमें पढ़ने की आदत ज़रूर डालनी है। पढ़ने का तात्पर्य यह है कि आप सुबह उठें, आप कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, आप थोड़े देर ही सही, आधा घंटा आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं, अब अपने सिलेबस की किताब पढ़ सकते हैं, जो भी आपके सिलेबस में हो आप अपने सिलेबस की किताब पढ़ सकते हैं। सिर्फ अपनी न्यूज़पेपर्स को मैं पर्सनली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर को छोड़ के आप किसी भी किताब को थोड़ी देर पढ़ने की आदत डालें।
उससे क्या होता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। आप एक बार को एग्जांपल लीजिए कि आपने एक किताब पढ़नी शुरू किया, कुछ भी पढ़ने की आदत डाल रहे हैं, आपने प्रतिदिन सिर्फ 10 पेज पढ़े, तो साल के अंत में आप करीब 36,000 पन्ने पढ़ लेते हैं। 36,000 पन्ने पढ़ने का मतलब है करीब कि 17 से 18 किताबें आपने बड़े आराम से पढ़ ली। हम कैलकुलेट करें तो 36,500 के आसपास आप बड़े आराम से अपनी किताबें पढ़ लेंगे, पन्ने पढ़ लेंगे, जिसका मतलब है कि 17-18 बड़ी किताबें आपने बड़े आराम से पढ़ ली। तो प्रतिदिन कोशिश करें कि हम जो है कि पढ़ें, हम किताबें पढ़ें, अपार्ट ये न्यूज़पेपर वगैरह को थोड़ा अवॉइड करके हम किताबें पढ़ें। इसके बाद एक स्क्रिबिंग करें, हम राइटिंग की हमें आदत होनी चाहिए। राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लिख रहे हैं, इमला लिख रहे हैं या कुछ ऐसा। मेरी जेब में हमेशा एक छोटी सी डायरी होती है, और मैंने अपने घर में भी जिन लोगों को देखा है, वो लोग भी, बड़े लोग जितने भी मेरे परिवार में दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, वो छोटी सी डायरी रखते हैं। जो ऑल द क्वालिटीज हैज बीन द क्वालिटी लीडर ऑफ गुड एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। तो आप एक छोटी सी डायरी अपने पास हमेशा रखें। छोटी डायरी से क्या होता है कि आप मॉर्निंग में उठें, आपने जो अपने पॉइंट्स नोट किए थे कि यानी कि मुझे सुबह उठना है, थोड़ी देर मेरे को शांत रहना है, शांत रहने के बाद मेरे को अपने बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा सोचने के बाद उसे विजुअलाइज करना है, और मेरे जो प्रतिदिन के काम जो आपने लास्ट नाइट आपने नोट डाउन किए थे, उन सब पे आप टिक लगाएं कि हाँ ये सारे टास्क मेरे कंप्लीट। देखिए, आप एग्ज़ाम देते हैं, जब से हम सेमेस्टर या एनुअल एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट पे आप टिक लगे होते हैं, तो उसकी एक अलग खुशी होती है। तो जब अपनी डायरी पे आप उस टिक लगाएंगे कि हाँ आज के मेरे टास्क कंप्लीट, तो वो भी एक बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस देता है कि चलो यस, मेरे जो टास्क थे मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। प्लस आपके दिन भर के जो बाकी के काम हैं आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। छोटी मोटी कई बार चीज़ें होती हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता है। समीर सर, सीमा, सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा समीर सर, मैं गलत स्पेल कर रहा था, सो सॉरी। तो इतनी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। ये मॉर्निंग का मेरा है, मतलब कि जो चीज़ें हमें जनरली हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इसके बाद एक चीज़ की और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हम समय सारणी की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि टाइम टेबल। और टाइम टेबल का मतलब आता है कि हम अपने सिलेबस को, जो स्टूडेंट जनरली करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने सिलेबस को घंटों के हिसाब से बांट देते हैं कि मैं सुबह उठूँगा, मैं 8 से 10 डिफेंस पढ़ूंगा, या 10 के 11 मेरे को पॉल साइंस पढ़ना है। इस तरह से हम अपने सब्जेक्ट्स को बांट देते हैं। आप कभी भी अपने सब्जेक्ट को या आपको जो भी पढ़ना है उसको घंटों के हिसाब से कभी ना बांटें। जी, मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा, घंटों के हिसाब से कभी भी अपने सिलेबस को ना बांटें। आप टॉपिक के हिसाब से बांटें कि मुझे आज पॉलिटिकल साइंस में 1857 की क्रांति पढ़ना है। अब डजेंट मैटर कि 1857 की क्रांति को मैं 1 घंटे में पढ़ता हूँ, या उसको पढ़ने के लिए मुझे 18 या 12 घंटे लगते हैं। अगर 12 घंटे भी लगते हैं तो मैं उसे 12 घंटे में पढ़ूंगा और मैं उसे ख़त्म करूंगा। देखिए, होता ये है कि घंटों के हिसाब से आपने रखा, आपने सोचा 1857 का रेवोल्यूशन मेरे को पढ़ना है, और मैंने उसे टाइम दिया 2 घंटे का। और जब आप पढ़ने बैठे तो आपको दिखा कि यार उसके अंदर तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं तो यार मंगल पांडे जी को भी थोड़ा सा और पढ़ सकता हूँ, मैं और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो उसके बारे में पढ़ सकता हूँ। बट सेम टाइम पे आपको क्या लगता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ 2 घंटे मैंने डिसाइड किया, मेरे को 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो आप जब उन घंटों के हिसाब से आप उस टॉपिक को आपने बांट रखा होता है, तो आप कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। आप सिर्फ टॉपिक रखिए कि हाँ मेरे को आज के डेट में इस फलाने टॉपिक को ख़त्म करना है। आप जब उसे ख़त्म करेंगे तो आपका वो 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटों में कब बदलेगा वो आपको भी नहीं पता लगेगा। तो हमें कभी भी टाइम टेबल को हमें हमेशा टॉपिक्स के ओरिएंटेड बनाना है। हमें इसको इस तरह से नहीं बनाना है कि हमारा हमेशा टाइम ओरिएंटेड होगा। एक चीज़ की और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम सभी के साथ क्या होता है, जिन लोगों को लोग कहते हैं कि यार ये बहुत पढ़ते हैं, किताबी कीड़े टाइप के हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये सौभाग्य रहा है कि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मुझे अपनी हॉबी पे काम करने का हमेशा मौका मिला। देखिए, हॉबी पे काम करने से फ़ायदा ये होता है कि जो आप टाइम वेस्ट करते हैं वो नहीं होता है। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई इंसान ये कहता है मैं 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे पढ़ता हूँ, तो मैं बहुत मुश्किल होती है मुझे ये बात विश्वास करने में। 8 घंटे, 9 घंटे समझ में आता है कि हाँ पढ़ सकते हैं, बट उस 8-10 घंटे में भी आपका दिमाग
कंटिन्यूसली फोकस्ड हो, आप फोकस्ड होकर पढ़ें, ये भी बहुत मुश्किल बात है। बहुत अगर आपके अंदर ध्येय है, बहुत आप अच्छे हैं, अपने दिमाग से शार्प हैं, तो ही ये पॉसिबल है कि आप 8-10 घंटे भी पढ़ाई कर पाएँ। मगर अगर आपकी हॉबीज़ पे आपकी कमांड है, लाइक अगर मेरे को गिटार बजाना बहुत पसंद है, मेरे को गाना गाना बहुत पसंद है, मेरे को बस्तियों में जाके, मरीन बस्तियों में जाके जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के निर्धन बच्चे हैं, उनके साथ खेलना कूदना मस्ती करना बहुत पसंद है, तो ये सारी चीज़ें जब आप दिन भर करते हैं तो आपके पास टाइम वेस्ट करने को नहीं होता है। तो आप टाइम वेस्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन या किसी और गेम या किसी और चीज़ का सहारा नहीं ढूंढते हैं। आपको लगता है हाँ ये मेरी हॉबी है, मैं इस टाइम को बहुत क्वालिटी टाइम को जो है मेरे पास, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो आपका टाइम जो है वो बहुत कम वेस्ट होता है। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उसकी हॉबी है उसे वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा करे। और जब भी हम जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, आप घरों में देखिए, जब छोटे बच्चे खेलने जाते हैं तो माँ बाप हमेशा उसे इस तरह से बच्चों के सामने रखते हैं कि अच्छा जाओ, तुम्हें पढ़ाई से फुर्सत मिल गई, जाओ जाके खेल लो। खेलने कूदने को हमेशा इस तरह से रखा गया है कि वो एक फ्री टाइम है, हमें कभी भी उसे उस तरह से नहीं रखना चाहिए। खेलना कूदना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी लाइफ में पढ़ाई है। तो हम बच्चों को भी जब वो खेलने जाएं तो उसी तरह से मोटिवेट करके भेजें कि हाँ ये तुम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। होता ये है कि पढ़ाई लिखाई यानी कि हम जो स्टडीज़ करते हैं और जो स्पोर्ट्स होता है उसके बीच में बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ा दूरी पैदा हो जाती है, बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है कि यार चलो ठीक खेलने जा रहा हूँ, तो उसके दिल में ना बहुत उमंग होता है, वो बहुत खुश होता है। बट सेम टाइम पे जब उसे आप पढ़ने को कह रहे हैं तो पढ़ाई बात सुनते ही छोटे बच्चे का ना मुंह बन जाता है कि अरे यार लोग पढ़ने को बोल दिया। तो ये चीज़ दूर करना हमारे आज के डेट में, भारत में खासकर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप के ऊपर कि वो स्पोर्ट्स में भी बच्चे को, अगर आपका बच्चा हर दिन 2 घंटे खेल ही रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो कि गली में ही खेले। वो ये भी हो सकता है कि वो जो आपके घर से 2-4-5 किलोमीटर दूर एक बड़ा स्टेडियम है वहाँ खेले। उसके दिमाग में ये बचपन से टारगेट हो कि हाँ अगर मैं खेल रहा हूँ, मैं ताइक्वांडो खेल रहा हूँ, तो मेरे को इस एकेडमिक ईयर में मेरे को स्टेट के लिए खेलना है, उसके बाद मेरे को नेशनल खेलना है, उसके बाद मेरे को आगे खेलना है। इस चीज़ की वजह से वो अपना टाइम कभी भी नहीं वेस्ट करेगा, उसके पास ना टाइम होगा वेस्ट करने को। वो अपने स्पेयर टाइम में, अपने खाली टाइम में भी वर्कआउट करेगा, बाकी की चीज़ें करेगा, वो अपना टाइम कभी नहीं वेस्ट करेगा। और अगर यूथ हमारे देश का आज के डेट में थोड़ा बहुत गलत रास्तों में जा रहा है, मैं गलत रास्ते को स्पष्ट करना चाहूँगा कि नशा और बाकी की चीज़ों में जाता है, वो इसी वजह से जाता है। वो नशा और गलत आदतों के पास इसी वजह से जाता है क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है। आप देखिए जो आज इस उम्र में 20-22-25 साल की उम्र में जो युवा नशे के एकदम चपेट में फंसा हुआ है, वो क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि वो कुछ खास अपनी लाइफ में कर नहीं रहा है। अपने फेलियर्स छुपाने के लिए उसके पास अलग अलग फिर वो साधन खोजता है कि अरे यार मैं अपना फेलियर छुपाऊँ तो छुपाऊँ कैसे, चलो 2 कश ले लेते हैं तो इससे छुपेगा, या 2 पैक ले लेते हैं तो इससे छुपेगा। तो अगर बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो कि वो स्पोर्ट्स में और बाकी की चीज़ों में उसको चैलेंजेस मिलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इन सब चपेटों से भी थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में दूर रहेगा। और सभी के पास, हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। पबजी की लत बच्चों से कैसे छुड़वाएं? प्रदीप जी, आपने पूछा है कि पबजी की लत बच्चों से कैसे छुड़वाएं। उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, आज के डेट में हम सभी जितने भी लोग हैं हमारे साथ, उन सभी के अंदर ये आदत पड़ गई है इस गेम की, पबजी गेम की। आप अगर अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल को दूर रखेंगे, ये एक मैं बहुत साधारण सा आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे समय में क्या होता था, जब मैं छोटा था तो मैं रात को जब सोता था तो मैं अपनी दादी के पास सोता था, अपने बाबा के पास सोता था, और वो लोग मुझे हर रात को ना कुछ कहानियाँ सुनाते थे, कुछ अच्छी प्रेरक कहानियाँ सुनाते थे। तो आपका, हम लोगों का जो मतलब आप लोग मुझसे बड़े होंगे, मगर हमारा जो बचपन बीता है वो इसी तरीके से बीता है कि हमने बचपन में बाबा दादियों की कहानियाँ सुनी है। मुझे थोड़ी सी शर्म आती है ये बात बोलते हुए, मगर आज की जो हमारी पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, उसमें प्लेवे में ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए डलवाते हैं क्योंकि पति और पत्नी दोनों किसी ना किसी व्यवसाय में बिज़ी हैं। अब बच्चा जाए तो जाए कहाँ, उसकी देख रेख हो तो हो कहाँ, तो उसको इस पर्पज़ से भी कई लोग प्लेवे में डलवा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो वहाँ पे हैं, तो बच्चा प्लेवे में रह लेगा। या उसके बाद आप कभी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करिएगा, बच्चा रो रहा है, शैतानी कर रहा है, या आपके साथ टाइम मांगता है, आप ऑफिस का अपना कुछ काम कर रहे हैं घर पे बैठे हुए, तो हम बच्चों को नॉर्मली 2 चीज़ें ऑफर करते हैं। पहला, टीवी का रिमोट। अगर बच्चा रो रहा है तो आप तुरंत कहेंगे अच्छा ये लो बच्चा, टीवी का रिमोट लो और जाओ टीवी देख लो, कार्टून देख लो, जाओ छूटो यहाँ से। कार्टून का आप हालत ये देखिए
कि एक छोटा बच्चा बचपन में क्या देखता है कि सुजुका और एक और पता नहीं क्या डोरेमोन है, वो छोटे छोटे कार्टून के जो दो कैरेक्टर हैं वो आपस में प्यार कर रहे हैं या ये सारी चीज़ें, उसके दिमाग में बचपन से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये एकदम से किसी बच्चे के हाथ में पबजी का मोबाइल नहीं आया है। ये बचपन से कार्टून की चीज़ें, अब बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एंड बिलीव मी, हमें आज भी इतना मज़ा आता है अगर हमसे हमारी दादी या कोई बड़ा कहे कि अरे यार आज तुम्हें कहानी सुनाएंगे, तो हमारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती थी उस चीज़ की कि हाँ आज शाम रात को सोएंगे तो दादी से कोई कहानी सुनेंगे। बट वो क्यूरियोसिटी आज मोबाइल फ़ोन की वजह से, कि जब आप और हमारे बहुत से जो बड़े लोग हैं हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में, जिनको हम भी देखते हैं, वो बच्चों से थोड़ा परेशान होते तो अपना मोबाइल देते हैं कि ये लो अच्छा चलो गेम खेल लो, या जाओ तुम इस पर कार्टून देख लो। तो फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं एडिक्ट हो जाता है कि चलो अब खाली टाइम है तो मोबाइल ही खेलें, तो वो बच्चा उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। पबजी का मैं सिर्फ एक सोल्यूशन बोलना चाहूँगा सर, जितना मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चे से अगर अपने मोबाइल छीनेंगे और या कहेंगे कि नहीं तुम्हें नहीं खेलना है, तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है कि वो कभी ना छोड़े, वो इस गेम को कभी ना छोड़े। एडिक्शन को, उससे बड़ा एडिक्शन ही ख़त्म कर सकता है। या तो उस बच्चे को उससे बड़ा कोई एडिक्शन आप लगाएं, उससे बड़ा एडिक्शन यानी कि वो इस मोबाइल में एक गेम खेल रहा है जो कि वो वास्तविकता में नहीं है, वो सिर्फ एक खुद को महसूस करता है उस जगह पे और खेल रहा है, और उसकी विक्ट्री के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है सिवाय दो दोस्तों के अप्रिशिएशन के। अगर वही सेम बच्चा ग्राउंड पे उतर गया उसी भावना के साथ, वो कोई गेम खेलने लगा, वो 100 मीटर दौड़ने लगा, और उस 100 मीटर दौड़ के आने के बाद आप एक दिन इसे ट्राई करें कि आपका बच्चा कभी ग्राउंड पे जाता है, वो 100 मीटर दौड़ा, आप उसका टाइम रिकॉर्ड करें, और उसके टाइम रिकॉर्ड में आपको, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड की भी इम्प्रूवमेंट मिलती है, तो आप उसके बाद उसे पार्टी दें कि आज तुमने अपना जो टारगेट बनाया था, जो अब तुम दौड़ते हो, रनिंग करते हो, उस पर आज तुमने 10 सेकंड की इम्प्रूवमेंट की है, मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ इस बात को। तो उसको लगेगा अरे यार ये इतनी बड़ी चीज़ है, और फिर वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करेगा कि ठीक है मैं अपनी जो मेरे को मेहनत करनी है वो मैं ग्राउंड पे करता हूँ। और इससे क्या होगा, उसका एडिक्शन चेंज होगा, वो यहाँ की बजाय, वो पबजी की बजाय मे बी ग्राउंड पे जाए, वहाँ जाके अपनी मेहनत करे, और वो कोई दूसरा इस मतलब जो फिजिकल गेम्स हैं जिससे किसी इंसान का भला हो सकता है वो खेले। आजकल मन में खेले नहीं। जी, समर जी ने भी बहुत सही बात की है कि ज़्यादातर जो बच्चों का दिमाग है वो मोबाइल वगैरह में लगा रहता है। मैं सिर्फ इसी बात को इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे को अपने बचपन का एक वाक़या याद है। मेरे को बड़ा, मैं जब पढ़ना नहीं चाहता था, मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को ये बात समझ में आई। मेरे को बचपन में मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, मैं करीब 2-2 3-3 महीने से खेलता रहता था। और मेरे पिताजी उस टाइम पे जब मैं आता था अपने घर पे, करीब 2 महीने या 3 महीने के कैंप्स लगते थे। मैं अपनी, जब मैंने हाई स्कूल दिया है उस टाइम मैं नेशनल्स के लिए गया था, राइफल शूटिंग के लिए। और उस समय मेरे पिताजी किताब लेके पढ़ते थे रात को। उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि बेटा तुम बैठ के पढ़ाई करो, वो खुद मेरे सामने किताब लेके पढ़ते थे। और उससे मुझे शर्म आती थी, मैं कहता था यार देखो पिताजी पढ़ रहे हैं, मैं बेशर्मों की तरह यहाँ बैठ के टीवी देख रहा हूँ। तो उस शर्म की वजह से फिर मैंने भी किताब उठाई, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी, बट ये चीज़ें हो गई। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी ट्रिक ही थी कि उन्होंने सोचा कि यार कहूँगा तो मे भी पढ़ाई इसके लिए बर्डन हो जाए, तो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, और फिर वो अपने आप बच्चा अपने अंदर उस चेंज को लाएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम मोबाइल से एडिक्शन खासकर बच्चों का छुड़वा सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी कि हम थोड़ा बहुत एडिक्शन अपने हाथ से भी छुड़वाएं उसका, कि 2 घंटे 1 घंटे आप मतलब मेरे घर में भी भतीजे हैं, परिवार पूरा है, तो मेरे को बहुत कम समय ऐसा भी दिखता है कि जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो एक साथ बैठें और खेलें। हम लोग अपने समय पे तो वो सर्कल बना के रुमाल रख के खेल लिया, या फुटबॉल खेल ली बाहर निकल के, माता पिताजी सबके साथ खेलते थे। तो वो माहौल आज के डेट में थोड़ा नहीं है। तो बच्चों के साथ साथ हम सभी लोगों की, मतलब परिवार के बाकी के लोगों की भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती है, और उस पर काम किया जाए तो शायद बच्चों के हाथ से मोबाइल छूटे। जी, अब जो मैं 2-4 और बातें कहना चाह रहा था वो मैं बोलता हूँ, उसके बाद अगर आप लोग कुछ और मुझे आदेश करेंगे या कुछ और बताएंगे तो मैं उस टॉपिक पे भी बोलूँगा। तो यहाँ तक की चीज़ें थी, जितनी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर करना चाहता था। इसके बाद जब भी हम सोने जाएं, आप इससे पहले हम डाइट की बात करते हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका डाइट जो है वो बहुत प्रॉपर हो। वो सबसे ज़्यादा अपना फोकस नाश्ते और दोपहर के अपने खाने पे रखें। शाम का खाना वो एकदम लाइट ले,
तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रतिदिन अपनी हॉबीज़ पे यानी कि अपने खेल पे, जो भी वो गेम खेलता है उस पर अपना थोड़ा बहुत समय दे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5 क्वालिटीज़ बेसिकली किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए जो अपनी लाइफ ओरिएंटेड कुछ अच्छा करना चाहता है। पहला हम कहते हैं कि कर्क चेष्ट, है ना, कर्क चेष्ट वाको ध्याना। कर्क चेष्टा मतलब कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है, आपके अंदर जो दिमाग होना चाहिए, जानने की जो इच्छा होनी चाहिए, वो कौवे की तरह होनी चाहिए। हमने बचपन में कहानी सुनी थी कौवे की, कि एक मटका जो कि खाली पड़ा रहता था, उसमें कौवे को प्यास लगती है और वो जो मटका है उसमें पानी बहुत एकदम तलवे पे था, एकदम नीचे था, और कौवे को प्यास होती है बट उसके पास दिमाग था, क्यूरियोसिटी थी कि मेरे को पीना है। फिर उस पर वर्क करता है, वो उस पर कंकड़ डालता है, कंकड़ डालता है, कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, वो पी लेता है। तो हम सब के अंदर अगर जो स्टूडेंट हैं बेसिकली उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो उस तरह की हो। उसके बाद है वाको ध्यानम, मतलब जो हमारे अंदर का ध्येय है, जो हमारे अंदर का ध्यान होना चाहिए, वो एकदम बकुले की तरह होना चाहिए। स्टूडेंट्स कभी भी आप अगर देखें, जो भी मेरे साथ अगर कोई युवा जुड़े हैं, तो जो आप बकुले को कभी भी देखेंगे तो वो पानी के अंदर खड़ा रहता है, एक टांग पे अपनी सबसे अच्छी पहली प्लेस देखता है कि मुझे खड़ा कहाँ होना है, वो एक टांग पे खड़ा रहता है, अपने शिकार को देखता है, यानी कि आने वाली मछलियों को देखता है। उसका सिर्फ ध्येय उसी पे है कि मेरे को अपनी मेरा शिकार है, मुझे उन पे उसको आते ही उसको उठाना है, उसको वहाँ से पिकअप करना है। और जब वो खड़ा होता है, आप कभी गौर करिएगा, छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, चली जाती हैं। वो भूखा होता है बहुत समय से, घंटे 2 घंटे खड़ा रहता है वहाँ पे, छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, चली जाती हैं, वो उसको बिल्कुल नहीं छूता है। वो वेट करता है उस बड़ी मछली का, जिसे उसे चुभना होता है, जिसे उसे उठाना होता है, और जैसे ही वो बड़ी मछली आती है वो तुरंत उसे पकड़ता है और उठा लेता है। हम इस कहानी को हमने बचपन में सुना है, मगर हम इस पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अगर सपोज करिए ना कि सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है और 2-3 और छोटे एग्जाम्स आ गए, तो हम तुरंत कहते हैं यार जॉब की तो बहुत ज़रूरत है, चलो अभी यही कर लेते हैं। छोटी मछलियों के पास चले जाते हैं, हम अपना ध्येय छोड़ देते हैं, जो हमारा मेन टारगेट है हम उसे छोड़ देते हैं, जिसके लिए आपने बचपन से सोचा होता है कि नहीं मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है या मेरे को डिफेंस सर्विसेज में जाना है, हम उसे छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ हमें बकुले से सीखनी चाहिए कि नहीं, अगर मेरा अल्टीमेट एम यही है तो मुझे इसको तो हासिल करना ही करना है, मैं अपना एकदम फोकस रखूँगा। छोटी मछलियाँ आएंगी चली जाएंगी, मुझे कोई बात नहीं उससे। उसके बाद है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए किसी स्टूडेंट को। ये चाणक्य जी की बात है, वो भी ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए कि आप सोएं हो तो बस एकदम सुध-बुध खोएं और सो गए, आपको कुछ पता ही नहीं कि आपको कब उठना है, क्या करना है। आप कभी देखिए ना कि जैसे मान लीजिए आपको सुबह आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ पसंद है, लाइक आपकी मनपसंद मान लीजिए कि पिक्चर आने वाली है सुबह 5 बजे, तो आपकी नींद जो है वो 3 बजे खुलेगी, 4 बजे खुलेगी, 4:30 बजे खुलेगी, 5 बजे भी खुलेगी। किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने ट्रिप प्लान कर रखी है कि आपको लद्दाख जाना है, आपकी ट्रेन है 4 बजे, आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पसंद है लद्दाख घूमना, तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी 3 बजे। तो नींद पे हमेशा स्टूडेंट का बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है तो आपको नींद आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा सोना है, और आपने ऐसा पढ़ रखा है किताबों में कि 8 घंटे नहीं सोएंगे तो हेल्थ ख़राब हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। परिस्थितियों में जैसे आप देखें ना, हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं 2-2, 3-3 रातें, 4-4 रातें जगह रहते हैं, कंटिन्यूसली जगह रहते हैं। वो उन्होंने भी ये सेम बॉडी है उनके पास भी, सेम साइंस लगती है उन पर भी, कैसे रह लेते हैं वो? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उनके अंदर। अगर वो डिटर्मिनेशन आपकी पढ़ाई में आ जाती है तो आप जगेंगे, आप बड़े आराम से जगेंगे, कोई नींद नहीं आती है उसके बाद। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है अल्पाहार। अल्पाहार मतलब स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, और बहुत ज़्यादा हैवी खाने के साथ साथ मैं कहूँगा कि तामसिक भोजन स्टूडेंट्स ना करें। तामसिक भोजन से ये होता है कि जब आप कभी तामसिक भोजन करते हैं तो उसके बाद एक तो आपके मन में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। दूसरा तामसिक भोजन से है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। और ये जो एज है आपकी करीब 14 साल से लेके 25 साल तक की, आपको लाइफ को सेट करने की सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है वो यही है। तो इस टाइम को आप पे और मुझ पर डिपेंड करता है कि आप सो के बर्बाद करना चाहते हैं या इस टाइम से आप अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं। अगर इस टाइम ने आपने अपनी लाइफ को सेट, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क में इशू हो गया था। तो हमने अल्पाहार की बात कर ली। इसके बाद है ये जो बातें हैं ये इन्होंने कही हैं हमारे चाणक्य जी ने। इसके बाद है गृह त्याग। गृह त्याग का मतलब ये नहीं कि कोई स्टूडेंट अपना घर छोड़ दे, घर बार छोड़ के रह ले। गृह त्याग का मतलब ये होता है कि आप जो हम एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाते हैं बाकी की चीज़ों में, मोह माया या बाकी की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं,
किसी भी स्टूडेंट को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपके मामा के चाचा के घर में क्या हो रहा है, या आपके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, या आपको जाके अपनी मम्मी से बात पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी फ़लाने के घर पे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। कोई मतलब नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ रहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो आप अपना दिनचर्या बनाएं, उसमें आप प्रियोरिटी दीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स को। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप प्रतिदिन उनके साथ थोड़ी देर खेलिए, अपने माँ बाप को थोड़ा समय दीजिए। आप आपके घर में दादा दादी हैं, माता पिता हैं, थोड़ी देर उनके पैर दबाइए, थोड़ी देर उनसे बात करिए, बहुत ज़रूरी है। मगर आप अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं कि फ़लाने के घर में क्या हो रहा है, ढिमकाने के घर में क्या हो रहा है, ये किसी स्टूडेंट की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इन 5 चीज़ों का हर स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे पास बेसिकली जितनी चीज़ें मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे वो सारी चीज़ें मैंने तो शेयर कर लिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें और जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए तो आप प्लीज़ बताएं, हम उस पर भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। जी बिल्कुल, भोजन और मन का सच में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर किसी के मन में भी कोई भी बात है तो प्लीज़ आप अभी बताएं, तो हम उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। अदरवाइज़ तो सीमा जी, बाकी के सभी लोग अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम लोग फिर इस लाइव सेशन को ख़त्म करें। अच्छा, तो ये जो टिकटॉक और ये जो पबजी की बात आपने कही है कि इससे किस तरह से दूर आ जाए, इस पे हम एक आखिरी बार हम पक्का डिस्कशन करें। तो इस पे जो मुझे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये इन 2 चीज़ों पे हम इन 2 चीज़ों पे हम ध्यान दे पाएँ। एंड आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आज के डेट में यूथ को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही हैं। मैं आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का एक किस्सा बताता हूँ। मैं पिछले साल जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, लखनऊ विश्वविद्यालय का, तो उस समय बड़ा ये पबजी चला था। उसी समय की ये बात है कि जब ये पबजी स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये चला था। तो मैं देखता था कि पार्किंग पे हमारे यहाँ ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दिन भर बैठे रहते थे और पबजी खेलते थे, आपस में 4-4 का स्क्वाड बना के खेलते थे। अब मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे अध्यक्ष बना, मेरा डिफेंस का पूरा बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे को आदत नहीं थी वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली या बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने वाली। तो मैंने ये जितने भी बच्चे थे जो पबजी खेलते थे, इन सबको अपने साथ जोड़ा था। इन सभी लड़कों को, जितने भी मेरे को दिखते थे, लड़के लड़कियां जो भी दिखते थे, उनको मैंने अपने साथ जोड़ा। और मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एक इनिशिएटिव लिया कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय से बगल में हर बड़े विश्वविद्यालय या शहर में कहीं ना कहीं स्लम्स आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो वहाँ पे जो स्लम्स हैं, वहाँ पे जो गरीब बच्चे थे, उनको हमने पढ़ाने का इनिशिएटिव लिया कि हम उन्हें खाली टाइम पे पढ़ाएंगे। अच्छा, होता क्या है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, क्या होता है कि 2 जो क्लासेस होती हैं, जैसे सपोज़ करिए बच्चा आया 9 बजे, 9 से 11 उसकी क्लास हुई और 11 से 12 वो एकदम फ्री है, और फिर 12 बजे के बाद उसकी 2 क्लासेस हैं। तो खाली टाइम पे वो हमेशा कोई ना कोई गेम खेलेगा, अपने दोस्तों के साथ टाइम देता था। तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए हमने कोशिश की कि उस स्पेयर टाइम को हम उस स्लम में ले जाके उन बच्चों के साथ उनको मिलवाएं। तो मेरा तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है कि उसके बाद से जब वो बच्चा उनके पास गया, उनके साथ खेलना उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन बच्चों को मैंने, जो मेरे साथ जुड़े हैं, बाद में वहाँ पे स्लम्स में आज भी काम कर रहे हैं, ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय में करीब 1000 बच्चे तो हैं जो मेरे साथ आज के डेट में सोशल वर्क पे ही काम कर रहे हैं। करीब करीब हम लोगों ने 6 स्लम्स पूरे लखनऊ में कवर किए हुए हैं। सॉरी नेटवर्क में प्रॉब्लम के कारण टाइम नहीं देता है, ठीक। तो हमने इतने स्लम्स कवर किए हुए हैं और बेसिकली सारे बच्चे इसी प्रकार का काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे टिकटॉक पे या कि पबजी पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके साथ मैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनको, उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त की कमी होती है, प्लस एक अच्छी हॉबी की कमी होती है। लाइक कि कोई बहुत बच्चा है जो बहुत अच्छा गिटार बजाता है या बहुत अच्छा किसी स्पोर्ट्स में है, तो वो अपने खाली टाइम को वहाँ पे व्यतीत करेगा।
प्लस अब कोई एक ऐसा लड़का है जिसके पास बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, वो स्पोर्ट्स में भी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसके पास कोई खास हॉबी भी नहीं है, वो करे तो करे क्या। और आज के डेट में इंटरनेट एकदम फ्री है, मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के हाथ में है, तो वो बैठता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उस सोशल मीडिया के उस गेमिंग टूल का इस्तेमाल करता है, फिर वो बैठ के पबजी खेलता है या टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है। और इन दोनों चीज़ों का एक्चुअली में जो आपने द्विवेदी जी जो आपने प्रश्न पूछा था, उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे भी और उसके साथ जितने लोग जुड़े हैं उन पे भी। क्योंकि आप देखिए ये जो गेम है पबजी, इस पर जब बच्चा अपना 1 आधा घंटा निकाल के आता है अगर तो ये अपना जो उसमें गेम में वो फर्स्ट आना होता है वो आ गया तब तो ठीक, बट अगर वो फर्स्ट भी आया तो आप सोचिए उसको खुशी किस चीज़ से मिलती है। उस बच्चे को खुशी मिलती है 10 लोग 20 लोगों को उस गेम में मारने के बाद। आप सोचिए कि हम इस संस्कृति से आते हैं, हम उस देश से आ रहे हैं जहाँ पे अगर चींटी पे भी पाँव रखा तो हम कहते हैं कि भैया नरक हो सकती है, आपने चींटी पे पैर रखा था। और आज के डेट में हमारे यूथ की हालत ये है कि वो 10 20 50 लोगों को गेम में मार के आते हैं तो उन्हें लगता है हाँ आज का मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज तो बहुत अच्छा काम किया है करके। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों को खुशी इस चीज़ से मिल रही है कि मैंने आज 10 लोगों को मार दिया और 10 लोगों को मारने के बाद उस गेम में मैं फर्स्ट आया हूँ। तो ये मानसिकता बचपन से ही थोड़ी थोड़ी हमें बच्चे की चेंज करनी है और कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को हम ज़मीन पे लाएं। मैं अगर सोल्यूशन की बात करूं तो मेरे को तो सिर्फ ये सोल्यूशन समझ में आता है कि हम इन्हें गेम पे लाएं। और जब गेम पे हम इन्हें ज़मीन पे लाएं यानी कि आउटडोर गेम्स पे लाएं, तो आप उन्हें छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करें। अगर वो कोई भी गेम खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उसे 2 4 5 10 मिनट आपको लग रहा है कि नहीं इसने बहुत अच्छा शॉट तो नहीं मारा था, ठीक ही ठाक मारा था, बट आप कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा हीरो होता है। मतलब बच्चे के लिए उसके पिताजी से बड़ा हीरो कोई नहीं है। और वो हीरो जो है वो ये बात बोले अपने बच्चे से कि बेटा आज क्या शॉट मारा तुमने, मैं तो काहिल हो गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया। तो आप विश्वास करिए कि वो बच्चा अपना समय जो है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा देगा। वो कहेगा अरे यार पापा ने इतनी तारीफ़ की तो बात तो सही होगी, मैं और खेलता हूँ, मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो शायद वो अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा इन चीज़ों पे दे। आज की राजनीति में युवा के अंदर आपराधिक भावनाएं आ रही हैं, उसमें रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? भैया जितने भी युवा हैं जिनके अंदर ये आपराधिक भावना आ रही हैं, जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो पढ़ा लिखा तबका है हमारे साथ का जो यूथ है वो तो एकदम पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता है। पॉलिटिक्स में आता कौन है? जैसे हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में से ही शुरुआत करें कि वहाँ से जब इलेक्शन होता है तो उसमें आता कौन है? उसमें आता वो है जो किसी धन्ना सेठ की औलाद होता है, जो किसी बहुत बड़े बाप की औलाद है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं इलेक्शन में लगाने को। अब जिस पॉलिटिक्स की शुरुआत ही और जब कोई बंदा इस तरह से पैसे लगा रहा है तो आप विश्वास करिए वो पैसे मेहनत की कमाई की तो बिल्कुल नहीं होंगे। वो 2 नंबर का पैसा है जो कि वो पॉलिटिक्स या बाकी की चीज़ों में अपनी पहुंच बनाने के लिए लगा रहा है। अब जब शुरुआत ही इसी तरह से हो रही है कि वो पैसा लगा के पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो जब वो पैसा लगा के पॉलिटिक्स में आएगा तो वो कोशिश करेगा कि जितना मैंने लगाया मैं उससे ज़्यादा निकालूं। और जब वो निकालने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली अपराधीकरण की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। तो एक तो हमारे जैसे लोगों को जो कथाकथित बुद्धिजीवी कहलाए जाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इस बात को सोचें कि हमें किस तरह के लोगों को चुनना है, हमारे साथ किस तरह के लोग हों जो कि आ रहे हैं हमारे पास, हम जिनको वोट देते हैं। मैंने एक पेपर भी लिखा था करीब 2 साल पहले, उसमें ये चीज़ भी मैंने मेंशन की थी कि बहुत ज़रूरी है कि जैसे जो लोग जो डिफेंस सर्विसेज में है सपोज़ करिए, उनके पास एक एक्सपीरियंस है करीब 20 साल 25 साल की लीडरशिप का। आप सोचिए एक आर्मी का ऑफिसर अपने एक कमांड देता है और एक सोल्जर सीमा पे अपनी छाती ताने खड़ा हो जाता है गोली खाने के लिए, तो क्या कमाल की ज़बरदस्त पावर होगी उस अधिकारी के अंदर, उसकी कमांड में कितनी ताकत होगी। तो जब ऐसे अधिकारी रिटायर होके आते हैं तो उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, उसने पूरे राज्य को चलाया है, उसने पूरे ज़िले को चलाया है एक समय तक, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर कितनी ज़बरदस्त होगी। और वो जैसे रिटायरमेंट हों, वो सेवानिवृत्त हों, वो आए पॉलिटिक्स में। मगर देश का दुर्भाग्य ये है कि ये लोग जिस दिन पॉलिटिक्स में आते हैं उस दिन आप और हम इन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्योंकि आज के डेट में ज़माना है सोशा का, मतलब जितना आप शो ऑफ कर पाएँ, और वो कभी भी कोई आर्मी ऑफिसर या कोई सिविल सर्वेंट या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत अच्छा ज्ञानी डॉक्टर, वो नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से वो अपनी पॉलिटिक्स में आ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है साहब ये भी कुछ कारण है।
एक आखिरी बात जो मैं बताना भूल गया था, जिसको मैंने अपनी लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट किया है, वो ये है कि जब भी ये बात घूम फिर के उसी दिनचर्या पे आ गई, इसके बाद अगर कोई सवाल नहीं होता है तो मैं समाप्त करूँगा। वो ये है कि जब भी हम दिनचर्या की बात करते हैं तो कहीं ना हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अपने टाइम टेबल को, हम अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं करते हैं। वो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि आपने अपना एक टाइम टेबल बना रखा है पूरे दिन के काम का या बाकी की चीज़ों का, बट उसी बीच में सपोज़ करिए ना कि आपके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, आपके घर में 4 मेहमान आ गए, वेदर बहुत ही ख़राब है, तो हम कहते हैं वेदर इतना ख़राब है मैं तो नहीं पढ़ सकता, घर में 4 मेहमान आ गए मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, या मैं अपने जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था वो मैं कैसे फॉलो कर सकता हूँ, या किसी ख़ानदान में किसी कैजुअलिटी हो गई अब तो नहीं कर सकता हूँ। ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, इनकी वजह से कई बार आदमी बड़ा असहाय महसूस करता है जब इसको अपनी पैरामीटर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। हमें हमेशा इस बात को कोशिश करनी है कि कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, उस पर भी हमने जो अपना टारगेट बना रखा है कि मुझे इस चीज़ को तो करना ही करना है, अगर मैंने अपना टारगेट बना रखा है मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो हमें उसे कंप्लीट करके ही रहना है। दैट्स व्हाई वी आर रिक्वेस्ट टू कर्नल समीर सर टू एंटर इन अ पॉलिटिक्स। सर मैं अभी परिचित नहीं हूँ कर्नल समीर सर से, बट यस अगर उनके पास वो आर्मी के अंदर एक्चुअली में इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपने हर 3 साल में अपनी पोस्टिंग ली है, हर 3 साल में आप एक नई जगह जाते हैं, आप नए लोगों को मिलते हैं, आपको हर जगह एक नई सिचुएशन मिलती है, नया एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है। आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होती है, और ऐसे लोग अगर देश में आए, आगे आके फिर वो लीडरशिप करें, तो यूथ का भी कितना भला होगा, बाकी के लोगों का भी कितना भला होगा। तो अगर मैं भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी कभी बात नहीं हुई समीर सर से, ना ही मैं जानता हूं, बट जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं और जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको इस एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहिए। ये तो वाकई बहुत ही ज़रूरी है। तो सर किसी की और कोई बात हो तो हम उसे शेयर करें, नहीं तो हम इस लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि अब हमें इसे समाप्त करना चाहिए तो कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें, और फिर हम इस लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। तो मैं आखिरी बार भारत स्वाभिमान संघ को और सभी जितने भी आप महानुभाव लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस जगह पे बुलाया, इस मंच पे बुलाया और अपनी बात को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।